सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी यूट्यूब अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नमस्कार साथियों, परिष्कार के इस प्लेटफॉर्म पे मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ। उपस्थित हूँ आपके सामने लेकर इतिहास का दूसरा मॉडल पेपर। पहले मॉडल पेपर में जिस तरह से हमने चर्चा की थी और देखेंगे आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से कैसे आंसर लिखना होता है, आपको कौन कौन से और तरीके हैं जिनका प्रयोग करने से आप जो है अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो इतिहास का जो है दूसरा वाला मॉडल पेपर हम शुरू करते हैं। देखिए ये चीज़ें दिया गया है कि किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, मतलब क्या उनका स्ट्रक्चर रहेगा। वस्तुनिष्ठ, अति लघुरात्मक जो प्रश्न है, लघुत्तरात्मक, दीर्घ उत्तरीय, निबंधात्मक, जिसमें से आपका एक मैप का क्वेश्चन आएगा जो 5 मार्क्स का रहेगा। और इस तरह से जो है आपके टोटल 80 क्वेश्चन आएंगे। 3 घंटे आपको एग्जाम में मिलेंगे। ये आपके जो चैप्टर्स हैं उनका अंक भार है कि कौन से चैप्टर में से कितने मतलब वेटेज रखता है वो जो चैप्टर है आपका। तो इनको हमने पहले भी डिस्कस किया, आप और देख सकते हैं। अलग अलग चैप्टर में से कौन सा MCQ कहाँ से आएगा, किस चैप्टर में से, कहाँ से शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, ऐसे, वो सब यहाँ पे दिया हुआ है ना। तो हम अपने सेक्शन A से शुरू करते हैं और यहाँ पे हमारे पास जो है MCQ यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न रहेंगे। 4 ऑप्शन रहेंगे जिनमें से सही उत्तर का जो है हमें यहाँ पे जो है चुनाव करना है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन कि हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा स्थल, जिसका नाम आपको क्या दिया हुआ है, लोथल। आपको बताना है कि लोथल कहाँ पे स्थित है, भारत के कौन से राज्य में, हरियाणा है, पंजाब है, गुजरात है या उत्तर प्रदेश है। तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि सिंधु घाटी सभ्यता से जितने भी महत्वपूर्ण नगर हैं, जो 6 महत्वपूर्ण नगर है, वो तो उसके अलावा भी और नगर हैं, वो कहाँ पे स्थित हैं, कौन सी नदी के किनारे स्थित है और वहाँ से कौन से एविडेंस या कौन से साक्ष्य मिले हैं जो इस इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता को जानने में हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये ज़रूर याद करिए। इसी में से लोथल जो है, और ये लोथल कहाँ पे स्थित है, तो ये जो लोथल है भारत के कौन से शहर में स्थित है, गुजरात में। तो यहाँ पे जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात, लोथल। और लोथल क्यों प्रसिद्ध है, मतलब लोथल से क्या मिला है, तो ये हम पहले भी देख चुके। लोथल से जो है गोदीवाड़ा या जिसको कहते हैं बंदरगाह, तो बंदरगाह या गोदीवाड़ा के जो है साक्ष्य मिले, डॉकयार्ड के साक्ष्य यहाँ से मिले। यानी कि एक तरह से सिंधु घाटी सभ्यता का हम कह सकते हैं महत्वपूर्ण व्यापारिक नगर ये हुआ होगा जिसका मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध भी था। तो लोथल जो है कहाँ पे स्थित होगा, गुजरात में। तो यह पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा, C ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। इंडिका के लेखक कौन है। सबसे पहले तो इंडिका क्या है ये भी आ सकता है, तो ये भी ध्यान रखिए। इंडिका किसका नाम है, पुस्तक का नाम है, ग्रंथ का नाम है। तो ये जो है लेखक पूछा है कि यहाँ इसके ऑथर कौन है, इसको किसने लिखा है, एथियनस, नियार्कस, मेगास्थनीज या जो है हुएनसांग। तो इंडिका के जो लेखक है कौन है, मेगास्थनीज। और ये वही मेगास्थनीज हैं जो किसके दरबार में आते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के मध्य युद्ध हुआ था। सेल्यूकस निकेटर उसमें पराजित हो गया था। तो उसके बाद मेगास्थनीज उसी सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है। और जो भी यहाँ पे देखा उसका जो विवरण जिस पुस्तक में लिखता है दैट इज इंडिका, वो इंडिका है। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, C। हुएनसांग तो कब आता है, हर्षवर्धन के काल में। और इसकी जो है पुस्तक है उसका नाम क्या है, CU की। तो ये हर्षवर्धन से संबंधित है। बाकी ये भारत से मतलब वैसे नहीं है। तो यहाँ पे C ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता कौन है। ये जो नाटक है इसको किसके द्वारा लिखा गया है, शूद्रक, विशाखादत्त, कालिदास या भवभूति। तो मुद्रा राक्षस नामक ये जो नाटक है किसके द्वारा रचयिता है, या इसके रचयिता शूद्रक माने जाते हैं। विशाखादत्त का तो कौन सा होगा, देवी चंद्रगुप्तम, ये विशाखादत्त। कालिदास जानते ही हैं, इन्होंने तो बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, रघुवंश, मेघदूत। तो इनके तो अलग बहुत सारे ग्रंथ है। भारत का शेक्सपियर भी कालिदास को कहा जाता है। और कालिदास किसके 9 रत्नों में से, 9 जेम्स में से एक थे। तो चंद्रगुप्त सेकंड जो थे, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि भी ली थी, तो ये उनके दरबार में रहते थे। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, A, शूद्रक यहाँ पे जो है सही ऑप्शन होगा। अगला देखिए क्वेश्चन है कि अमुक्त माल्यद जो ग्रंथ है, तेलुगु ग्रंथ, इसके राइटर कौन से हैं या इसके लेखक कौन हैं। रामराय, कृष्ण देवराय, देवराय प्रथम या देवराय द्वितीय। देखिए अमुक्त माल्यद जो है ये तेलुगु लैंग्वेज में लिखा हुआ ये जो ग्रंथ है इसको किसके द्वारा लिखा गया है, तो कृष्ण देवराय। कृष्ण देवराय विजयनगर जो साम्राज्य हम पढ़ते हैं, विजयनगर एम्पायर, जिसकी स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का 2 भाइयों ने की थी। हम्पी जो कर्नाटक में है इसकी राजधानी रही थी। तो उसी में सबसे पहले आता है संगम वंश, फिर आता है सुल्लो वंश, फिर तुल्लव वंश और अरविंदो वंश। तो कृष्ण देवराय वहीं के शासक थे और इन्होंने जो है अमुक्त माल्यद नामक
ये ग्रंथ लिखा है। तो यहाँ पे कृष्णदेवराय बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि चित्रकला का स्वर्ण काल जो है कौन से मुगल सम्राट के काल को कहा जाता है। यहाँ ये भी आ सकता था चित्रकला की जगह कि स्थापत्य का स्वर्ण काल किसको कहा जाता है, यानी गोल्डन पीरियड ऑफ आर्किटेक्चर किसको कहा जाता है। यहाँ तो क्या पूछा है, गोल्डन पीरियड ऑफ एक तरह से पेंटिंग किस मुगल सम्राट के काल की बात है। तो चित्रकला का स्वर्ण काल अगर देखें, अकबर, जहांगीर, शाहजहां या जो है औरंगजेब, तो किसको कहा जाता है जिसने चित्रों में बहुत रुचि दिखाई, एक अलग से चित्र कक्ष भी बनाया, बहुत सारे अलग अलग जो है चित्रकार भी उसने अपॉइंट किए और चित्रों में उसकी विशेष रुचि थी। वो मुगल सम्राट कौन सा था, जहांगीर था। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, जहांगीर। अगर यही क्वेश्चन ऐसे आता कि स्थापत्य का स्वर्ण काल किस मुगल सम्राट के काल को कहा जाता है, तो स्थापत्य आता तो आपका आंसर यहाँ पे राइट क्या हो जाता, शाहजहां। तो ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान रखिए, यहाँ हमें चित्रकला पूछा है तो बी जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जिन भी शासकों के, मुगल सम्राटों के जो महत्वपूर्ण चीज़ें रही ना, तो वो ज़रूर याद रखिए। इन्होंने आर्थिक, प्रशासनिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक क्षेत्र में जो भी उपलब्धियां हासिल की है वो ज़रूर आप एक बार देख के जाएं। अगला देखिए, क्वेश्चन है कि गोद निषेध नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या जिसको कह सकते हैं व्यवगत का सिद्धांत, इसके जो है सूत्रधार कौन है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए, इसी के अलग अलग नाम है ना, आप कंफ्यूज नहीं होना है कि व्यवगत का सिद्धांत आ जाए तो वो एक ही बात है कि गोद निषेध नीति, यानी गोद लेना क्या कर दिया, मना कर दिया। और जिसके भी कोई रियल वारिस नहीं होगा तो उस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य अपने अंदर मिला लेगा, यानी उसका क्या हो जाएगा, उसको व्यवगत कर लिया जाएगा, उसको मर्ज कर लिया जाएगा। इसीलिए इसी को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से भी जानते हैं। किसके द्वारा दिया गया है, लॉर्ड वेवल, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड वेलेजली। तो वेलेजली से तो हमें याद रखना है कि वेलेजली की तो क्या महत्वपूर्ण थी, सब्सिडरी अलायंस या सहायक संधि, जिसमें कुछ शर्तों के अधीन सामने वाला जो राज्य है अपनी संप्रभुता अंग्रेजों को सौंप देता था। तो सहायक संधि के जनक आता तो वेलेजली, लेकिन यहाँ पे गोद निषेध नीति है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डलहौजी। और डलहौजी ने इसी नीति के तहत सतारा, संबलपुर, बगाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, बहुत सारे राज्यों को जो है ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया था। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कर्जन ने तो क्या किया था, बंगाल का विभाजन, पार्टीशन ऑफ बंगाल कब किया था, 1905 में, जिसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन चला था। तो ये चीज़ें आप याद रखिए। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि पार्लियामेंटो रिफॉर्म जो हुआ था ये लागू कब हुआ, ईयर आपसे पूछा जा रहा है, 1919, 1920, 1909 या जो है 1813। देखिए, जो मार्ले थे राज्य सचिव थे और मिंटो कौन थे, भारत के वायसराय थे। तो ये जो रिफॉर्म लेके आए उन्हीं को शॉर्ट में कहा गया मार्ले मिंटो रिफॉर्म। जैसे कि आगे आएंगे मॉन्टेग्यू, चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। चेम्सफोर्ड उस समय भारत के वायसराय होंगे और मॉन्टेग्यू राज्य सचिव, तो इस नाम से भी इन्हें जाना जाता है। हमें मार्ले मिंटो पूछा है तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी, 1909। और इसी के तहत क्या दिया गया था, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति, सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम प्रोवाइड किया गया था। किसको, मुस्लिम कम्युनिटी को, जिसको जो है कांग्रेस उस समय अस्वीकार कर लेती है, लेकिन 1916 में लखनऊ अधिवेशन में स्वीकार कर लेगी। तो ये इसी सुधार अधिनियम के द्वारा दिया गया था। इसे मार्लो मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है। तो सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 1909 के रिफॉर्म को किस नाम से जाना जाता है, तो ये भी आप याद रखिए, इसको जाना जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नयनार संत किसकी उपासना या प्रार्थना पे बल देते थे, यानी नयनार किसके उपासक थे, वो किसको अपना आराध्य, किसको अपना इष्ट मानते थे, शैव भक्ति पे, वैष्णव भक्ति पे, शाक्ति या शक्ति पूजा पे, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक नयनार आता है और एक अलवार आता है, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन आ जाए भक्ति आंदोलन की शुरुआत किन संतों के द्वारा की गई, तो भी अलवार नयनार होगा। अलवार और नयनार संतों का संबंध कहाँ से है, तो ये दक्षिण भारत से थे। तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत भी कहाँ से मानी जाती है, दक्षिण भारत से मानी जाती है। नयनार जो थे ये शैव भक्ति पर, इनकी प्रार्थना पर बल देते थे, शिव के उपासक थे। वहीं अगर वैष्णव भक्ति की बात करें तो कौन थे, अलवार संत थे। हमें यहाँ पे नयनार का पूछा है तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, यवन राज स्थापनाचार्य का विरुद्ध धारण किया था, मतलब ये जो उपाधि है ये किसके द्वारा धारण की गई थी, महमूद गवा, कृष्णदेवराय, सुल्तान फिरोज शाह या जो है महमूद खिलजी। तो ये जो यवन राज स्थापनाचार्य का ये जो टाइटल है ये किसके द्वारा लिया गया था, कृष्ण देवराय के द्वारा लिया गया था, जिनकी और भी कई टाइटल्स लिए गए थे, जैसे कि आंध्र भोज भी नहीं कहा जाता है, तो ये भी आप याद रखिए।
इन्होंने जो है बहमनी शासक को, महमूद शाह को जो है एक तरह से छुड़ाया था और उन्हें दक्कन का सुल्तान बनाने में मदद की थी। तो इस तरह से बहुत उदारता, बहुत लिबरलिज्म दिखाया था, इसलिए इनको जो है ये टाइटल दिया गया यवन राज स्थापनाचार्य। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कृष्ण देव राय। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था, मतलब जो परमानेंट चीफ है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, संविधान सभा का, वो किसको बनाया गया? डॉक्टर BN राव को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को या पंडित जवाहरलाल नेहरू को? तो संविधान सभा, एक तो देखिए ध्यान रखिए कि संविधान सभा जो है ये कौन से प्रस्ताव के द्वारा इसको बनाया जाता है? तो कैबिनेट मिशन या कैबिनेट प्रस्ताव जो कब आया था? 1946 में, मतलब इसी की पृष्ठभूमि पे संविधान सभा बनती है। दूसरा, संविधान सभा के जो मेंबर थे ना, उनको किस तरह से इलेक्ट किया जाता है? तो इनडायरेक्ट वे में, अप्रत्यक्ष रूप से उनका चुनाव होता है, डायरेक्ट जनता उनको इलेक्ट नहीं करती है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। फिर संविधान सभा की पहली बैठक, अंतिम बैठक, जितनी भी जो सारे फैक्चुअल चीज़ें वो ज़रूर याद कीजिए। यहाँ हमें पूछा है कि स्थायी अध्यक्ष, तो स्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जब संविधान सभा दूसरी बार बैठी थी, क्योंकि पहली बार में ये डिसाइड नहीं हुआ था, तो पहली बार में जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसको बनाया गया था? ये जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ये अस्थायी अध्यक्ष थे पहली मीटिंग में, फिर दूसरी मीटिंग में सर्वसहमति से राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया, जो जब तक संविधान सभा रही तो यही जो है क्या रहते? अध्यक्ष के पद पे रहते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी ने चंपारण सत्याग्रह कब व कहाँ से शुरू किया था? चंपारण मूवमेंट के बारे में पूछा है गांधी के जो है इस मूवमेंट के बारे में कि ये कब और कहाँ से शुरू हुआ। तो 1919 दिल्ली से, 1920 कलकत्ता से, 1917 बिहार से या 1916 बनारस से। तो गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, कब लौटे थे? 1915 में। और फिर उन्होंने अपने आश्रम की स्थापना की थी कहाँ पे? साबरमती में। और अपने राजनैतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पे वो भारत भ्रमण के लिए निकल जाते हैं। और फिर जब वो 1917 से अपने प्रारंभिक प्रयोग शुरू करते हैं, तो अपने प्रारंभिक प्रयोग में वो 3 प्रयोग करते हैं। एक तो चंपारण, जो कहाँ पड़ता है? बिहार में। यहाँ किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती यानी इंडिगो प्लांटेशन करवाया जा रहा था। जो किसान बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं थे, लेकिन बॉन्ड पे साइन करवा लिया था, उन्हें करना पड़ता था ज़बरदस्ती। तो यहाँ गांधी ने जो है अपना पहला सत्याग्रह किया। उसके बाद 2 और किए, वो थे खेड़ा का और एक था जो आपका है अहमदाबाद का। तो खेड़ा और अहमदाबाद दोनों ही कहाँ पे पड़ते हैं? गुजरात में। और यहाँ पे जो हुए गांधी का मूवमेंट वो कब हुआ? 1918 में। तो चंपारण का तो कहाँ था? 17 में, और खेड़ा और अहमदाबाद 1918। हमें पूछा है कब व कहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा? 1917 चंपारण बिहार से। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी जो है बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, पूर्ण स्वराज अथवा पूर्ण स्वतंत्रता की उद्घोषणा लाहौर अधिवेशन की मुख्य उपलब्धि थी। ये हमें क्वेश्चन बता रहा है। हमें पूछा है कि इस अधिवेशन को कब और कहाँ आयोजित किया गया था, मतलब जगह बतानी है और डेट बतानी है। 1929 लाहौर, 1927 बम्बई, 1936 कलकत्ता या जो है 1930 बनारस। तो देखिए, पूर्ण स्वराज यानी अभी तक हम क्या मांग रहे थे? स्वशासन की छत्र छाया अंग्रेजों की बनी रहे, हमें सिर्फ शासन करने का अधिकार दे दे, जैसा अंग्रेजों ने कनाडा को दिया है, जैसा ऑस्ट्रेलिया को दिया है। बट द फर्स्ट टाइम है ना, इंडियंस डिमांड करते हैं किसकी? पूर्ण स्वराज की, पूर्ण स्वतंत्रता की, कि अब हमें जो है टोटल फ्रीडम चाहिए। तो ये कब होता है? ये होता है आपका 1929 का जो कांग्रेस का कौन सा वाला सेशन होता है? लाहौर का अधिवेशन होता है। लाहौर अधिवेशन की यहाँ पे अध्यक्षता कौन करते हैं? जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे अध्यक्षता करते हैं कांग्रेस की। और ये प्रस्ताव पारित किया जाता है पूर्ण स्वराज का, और डिसाइड किया जाता है कि आने वाली जो 26 जनवरी होगी, यानी दिसंबर में तो हो ही रहा है, 1929 में ये अधिवेशन बोला, आने वाली जो 26 जनवरी 1930 होगा, उस दिन भारत अपना क्या मनाएगा? प्रथम स्वतंत्रता दिवस, फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे इंडिया सेलिब्रेट करेगा 26 जनवरी 1930 को। और भारत ने ये दिवस मनाया भी था, इसलिए हमारे लिए ये तारीख बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई। कौन सी? 26 जनवरी की। इसीलिए देखो, एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हमारा संविधान बनकर लागू हो गया था नवंबर 1949 26 को, लेकिन फिर भी हमने अपना संविधान लागू कब किया? 1950 26 जनवरी 1950 को। मतलब हमने ये तो 2 महीने का डिले किया संविधान बन के तैयार होने के बाद भी। नवंबर से जनवरी तक की जो डिले किया वो इसीलिए किया कि 26 जनवरी हमारे लिए एक ऐतिहासिक
महत्व रखती थी, क्योंकि इस टाइम भारत ने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस बनाया था। इसीलिए संविधान लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को, ताकि ये तारीख भारतीयों के मन में हमेशा के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में याद रहे। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1929 लाहौर का अधिवेशन। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? मैंने बताया ही था ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर को, और इसी तरह से यहाँ पहली की जगह ये आ जाता कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, मतलब संविधान सभा लास्ट बार कब बैठी, तो वो हो जाता आपका 24 जनवरी 1950 को, ये हो जाता अंतिम। और हमारा संविधान लागू कब हुआ? तो ये हम सब जानते हैं कि संविधान लागू कब हुआ? 26 जन 1950। संविधान बनकर तैयार कब हो गया था? ये 50 है ना। संविधान बनकर तैयार कब हो गया था? तो संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। तो ये सारी चीज़ें याद रखिए। 24 जनवरी को ही भारत ने अपना राष्ट्रपति भी चुन लिया था। मतलब आप ये चीज़ याद रखिए कि हमारा संविधान लागू बाद में हुआ, राष्ट्रपति पहले ही चुन लिया गया 24 जनवरी को ही, और इसी दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। इसके बाद यही संविधान सभा किस रूप में कार्य करने लग जाती है? संसद के रूप में, क्योंकि अभी इलेक्शन नहीं हुए थे तो संसद फॉर्म हुई नहीं थी। तो इसी संविधान सभा ने, जो हमारे पहले आम चुनाव हुए तब तक किस रूप में कार्य किया था? संसद के रूप में भी कार्य किया था। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946। अगला देखिए, अब जो है ये तो आपके क्या थे, कुछ एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ। अब जो है आपसे रिक्त स्थान फिल इन द ब्लैंक्स कुछ पूछे जाएंगे। चलिए पहला देखते हैं। रियत शब्द का प्रयोग अंग्रेजों के विवरणों में किसके लिए किया जाता था? मतलब रियत शब्द किसके लिए आता था? तो हम जानते हैं कि रियत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? किसान के लिए। तो जो किसान होते हैं ना, उनको रियत कहते थे, और रियतवाड़ी बंदोबस्त या रियतवाड़ी जो सेटलमेंट थी वो भी किसानों के साथ जब अंग्रेजों ने प्रत्यक्ष भू लगान संबंधी समझौता किया तो वही थी रियतवाड़ी बंदोबस्त। अगला देखिए, अखिल भारतीय जनगणना का फर्स्ट जो है अटेम्प्ट या पहला प्रयास, याद रखिए ये पहला पूछ रहा है, तो पहला प्रयास कब किया गया था? 1872 में, और व्यवस्थित तरीके से हमारी जनगणना 10 साल बाद होगी, तो ये भी याद रखिए। अगला, कलकत्ता को इन 3 गांवों को मिलाकर बनाया गया था। मतलब कौन से 3 गांवों को मिलाकर कलकत्ता जो है अंग्रेजों ने बनाया था? देखिए इन 3 गांवों का, जो ये गोविंदपुरा, सुतानाती और कालीकता है, इनकी जमींदारी मिली थी अंग्रेज़ों को, और अंग्रेज़ों ने इन्हीं को तीनों को कंबाइन करके क्या बना दिया? कलकत्ता बना लिया, और यहाँ पे फोर्ट विलियम नामक किला ये बनाना शुरू करते हैं। अगला, भारतीय संविधान को अस्तित्व में आया और यह दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। मतलब वही डेट पूछी जा रही है कि भारतीय संविधान कब अस्तित्व में आया, तो 26 जनवरी 1950 को ये हम चीज़ें देख सकते हैं। और देखिए ये भी याद रखिए कि दुनिया का सबसे जो है लंबा संविधान है। लंबा कहने के पीछे इसका रीज़न ये है कि हमारे संविधान में बहुत ज़्यादा आर्टिकल है, 395 आर्टिकल हो गया, फिर अनुसूचियाँ, फिर भाग 22 भाग हो गए, 12 अनुसूचियाँ। हालांकि मूल रूप से इतनी नहीं थी, लेकिन अब की बात बता रही हूँ मैं। तो इतनी जो है चीज़ें और किसी संविधान में नहीं है। अगर क्वेश्चन ये आ जाता कि दुनिया का सबसे पुराना संविधान कौन सा है, तो फिर आंसर क्या हो जाता? अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे पुराना है, और इंडिया का जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट है। इसके बाद अगला जो फिल इन द ब्लैंक्स है कि डैश को जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। मतलब जवाहरलाल नेहरू ने क्या पेश किया था? तो हम सब जानते हैं उद्देश्य प्रस्ताव जो है, जो आगे जाके भारत में किस रूप में ऐड होता है? प्रस्तावना के रूप में ऐड होता है। तो इसको पेश किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने इसे पेश किया था। तो ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स थे। अब जो है हम अति लघुत्रात्मक प्रश्न देखेंगे, जिनका आंसर जो है आपको एक वर्ड में या ज़्यादा से ज़्यादा एक लाइन में देना होता है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना होता। तो जैसे कि बाजरे के दाने किस पुरा स्थलीय राज्य से प्राप्त हुए? मतलब आपको सिर्फ उस जगह का नाम बताना है। तो कहाँ से प्राप्त हुए? गुजरात राज्य से हमें बाजरे के एविडेंस, साक्ष्य प्राप्त हुए। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित ये प्रश्न है कि हाँ, हो सकता है कि वहाँ के लोग जो है मिलेट्स का भी यूज़ करते थे अपने दैनिक आहार में। अगला क्वेश्चन देखिए, किस पुरास्थल से प्राप्त विशाल भवन को पुरातात्विक ने राज्य प्रसाद की संज्ञा दी है? मतलब कौन सा ऐसी साइट है जिसको आर्कियोलॉजिस्ट जो है क्या कहते हैं? राज प्रसाद भी कहते हैं। मतलब बहुत ही बड़ा भवन जैसा कुछ कहते हैं। तो देखिए जब बड़ी संरचनाओं की बात आए ना, तो माइंड में एक ही चीज़ क्लिक करनी चाहिए, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से जो विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार प्राप्त हुए ना, वो सभी एक तरह से बड़ी संरचनाएं थी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो नामक पुरास्थल से जो विशाल भवन प्राप्त हुआ है उसी को राजप्रसाद की संज्ञा दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से वर्ष पर्याप्त खोजों के आधार पर जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी सभ्यता की जो एक नई सभ्यता थी इसकी खोज की घोषणा की? ये नहीं पूछा है
यहाँ क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जो है किसके द्वारा की गई, हड़प्पा को कब खोजा गया, मोहनजोदड़ो को कब। यहाँ तो आपसे पूछा है कि जॉन मार्शल जो ASI के चीफ थे, उन्होंने घोषणा कब की थी दुनिया के सामने कि जो है सिंधु घाटी सभ्यता भारत की ये जो है सबसे प्राचीन सभ्यता है, तो 1924 में की थी। इसीलिए मतलब एक तरह से ये जॉन मार्शल ये घोषणा करते हैं कि दुनिया की एक तरह से बहुत ही प्राचीन सभ्यता भारत में मिली है, जो मेसोपोटामिया, जो उस समय की और जो सभ्यताएं थी, यूनान की सभ्यता, इन सब से जो है समकालीन रूप से संबंधित थी। तो हालांकि हम जानते हैं कि हड़प्पा की खोज कब हो गई थी, हड़प्पा को कब खोजा गया था, 1921 में। और इसी की जो दूसरी साइट है मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो को कब खोजा गया था, तो ये खोजा गया था 1922 में। लेकिन दुनिया के सामने जॉन मार्शल डिक्लेयर कब करते हैं, तो ये 1924 में। इसीलिए कहा जाता है कि मिस्र यूनान सब मिट गए जहाँ से, बात कुछ ऐसी है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। मतलब जो हड़प्पा के संबंधित जो उस समय की समकालीन सभ्यताएं थी, उनमें निरंतरता के तत्व अभी आपको उतने नहीं देखने को मिलेंगे। लेकिन हड़प्पा सभ्यता कुछ ऐसी है कि उसके जो धार्मिक जो भी उनके तत्व रहे, सामाजिक जो तत्व रहे, आज भी भारतीय संस्कृति में वो आपको नज़र रहेंगे। तो ये सभ्यता अभी तक निरंतर रूप से चली आ रही है, भले ये ईसा के 2500 साल पहले अस्तित्व में थी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1924। अगला देखिए, आरंभिक समाज में बहिर्विवाह पद्धति से क्या तात्पर्य है। तो नाम से ही स्पष्ट है, बहिर्विवाह यानी अपने गोत्र से जो है बाहर विवाह करने की जो पद्धति है वो बहिर्विवाह। अंतर्विवाह गोत्र में ही विवाह करने की जो पद्धति है उसे अंतर्विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल बिरूनी का मूल नाम क्या था और ये कहाँ से थे। वही अल बिरूनी जिसने किताब उल हिंद, तहकीक ए हिंद, भारत की खोज, एक ही किताब का नाम है, जो लिखी थी। तो अल बिरूनी का मूल जो नाम है वो था अबू रेहान। और ये कहाँ से थे, तो ये ख्वारजिम जो अपना मध्य एशिया, मिडल एशिया में पड़ता है, आधुनिक रूप से उज्बेकिस्तान, लेकिन उस समय ख्वारजिम कहा जाता था, तो ये वहाँ से थे। और इनकी किताब का नाम भी आपको याद रखना है, इनकी किताब का नाम क्या था, किताब उल हिंद, जिसमें इन्होंने भारत की जो जाति व्यवस्था, जाति संरचना और भी बहुत सारी जलवायु हो गई, दशाएं हो गई, सबका विस्तार पूर्वक एक तरह से इसमें बता रखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रारंभिक भक्ति आंदोलन में नैनार किसको अपना आराध्य मानते थे। तो हमने पहले भी देखा कि नैनार किसको मानते थे, शिव को, और अलवार किसको मानते थे, विष्णु को मानते थे। भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए थे दोनों। मंदिर स्थापत्य की कौन कौन सी शैलियां हैं, आपको उनके नाम बताने। तो मंदिर स्थापत्य की मूल रूप से 3 शैलियां होती है, नागर, बेसर और द्रविड़। नागर शैली आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी, उत्तर भारत में। द्रविड़ शैली के मंदिर आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे, दक्षिण में मिलेंगे। और बेसर शैली के जो मंदिर हैं ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे, मध्य भारत में आपको बेसर शैली देखने को मिलेगी। मतलब नागर शैली की आप जो देखोगे ना मंदिर, उसमें इस तरह से शिखर जो है ना वो नुकीला आपको इस तरह से दिखाई देगा, और यहाँ पे आमलक जैसी संरचना होती है, और यहाँ पे इस तरह से झंडा जैसी कुछ लगा होता है ना। और दक्षिण में आप देखोगे ना, तो दक्षिण में आपको जो मंदिर है ना, उनका जो शिखर है वो किस रूप में मिलेगा, इस तरह पिरामिड नुमा आपको जो है शिखर देखने को मिलेगा। तो ये डिफरेंस होता है नागर और बेसर शैली में, और मतलब नागर और द्रविड़ शैली में। और बेसर शैली क्या होती है, जब इन दोनों का मिक्सचर नजर आता है, जब दोनों तत्व मिल जाते हैं, तो वो शैली कौन सी है, बेसर शैली। तो ये मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ जो है होती है, आपको याद रखना है। अगला, जमा और हासिल से आप क्या समझते हैं। तो जमा और हासिल ये मुगल कालीन भू राजस्व से संबंधित 2 शब्द हैं, है ना। जमा का मतलब होता है कि भू राजस्व जितना निर्धारित किया गया था, निर्धारित रकम, कि इस किसान से इतना आना चाहिए, इस खेत से इतना आना चाहिए, इस तरह से। और हासिल वो रकम होती थी जो वास्तव रूप से कलेक्ट होती थी, यानी वास्तव में जो वसूली की जाती थी, दैट वाज हासिल। और जो निर्धारित किया जाता था, अनुमानित था, उसे क्या कहा जाता था, जमा। और ये दोनों भू राजस्व से संबंधित शब्द थे। अगला देखिए, गारे रीम से आप क्या समझते हैं। ये देखिए छोटी छोटे जो आप बुक देखोगे ना एनसीईआरटी, उसमें साइड में लिखे होंगे, कई बॉक्स बना के लिखे होंगे, कहीं उस पैराग्राफ के बीच में ऐसे बॉक्स बना होगा, तो वहाँ ये शब्द दिए होते हैं। और ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि वेरी शॉर्ट में इनसे डायरेक्ट प्रश्न बन सकते हैं। तो आप किताब पे रिलाई रहिए और उसी से बहुत अच्छे से पढ़िए, और वहाँ ये छोटे छोटे टर्म्स आते हैं ना, उनको अच्छे से अंडरलाइन करना, उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा ही एक शब्द है कि गारे रीम से क्या समझते हैं। तो जो फोर्ट विलियम था, वही फोर्ट विलियम कलकत्ता, जो अभी हमने पीछे देखा था, गोविंदपुरा, सूतीनाथा, कालीकता, इन तीनों से मिला के बनाया था कलकत्ता। और यहीं पे जो अंग्रेज़ों ने किला बनाया, दैट वाज फोर्ट विलियम। इसके इर्द गिर्द जो विशाल खाली छोड़ा गया भूखंड था,
ठीक है, चारों ओर जमीन जो खाली छोड़ी गई थी, उसी खाली छोड़ी गई जमीन को क्या कहा गया था? गारेर इम कहा गया था। अगला, इसी तरह से देखिए एक शब्द आता है सेनेटोरियम, जो है इससे आप क्या समझते हैं? तो सेनेटोरियम क्या होता था? सेना की भारी भरकम मौजूदगी के कारण हिल स्टेशन पहाड़ियों से एक नई तरह की छावनी बन गए। मतलब कि हिल स्टेशन जो कैंटोनमेंट के रूप में, जो छावनी के रूप में अस्तित्व में आए, इनको क्या कहा गया? सेनेटोरियम कहा गया। इनको सेनेटोरियम के रूप में विकसित किया गया, जहाँ सिपाहियों को विश्राम करने और इलाज करने के लिए भेजा जाता था। क्योंकि यूरोप की जलवायु दशाएं बहुत अलग थी। जब वो भारत में आए तो यहाँ पे बहुत मुश्किल था कि मैदानी इलाकों में वो सरवाइव कर सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था। तो हिली एरियाज़ पे गए, क्योंकि हिली एरियाज़ में, पहाड़ी क्षेत्रों में तापमान कम होता है और थोड़ी बहुत जलवायु दशाएं वैसी होती है जैसे यूरोप में मिलती है, जैसे वहाँ तापमान कम होता है। तो सैनिकों को वहाँ विश्राम करने या इलाज करवाने के लिए एक तरह से रेस्ट हाउस के रूप में यूज़ होते थे ये सेनेटोरियम, जो पहाड़ी क्षेत्रों पर बने होते थे। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि धोलावीरा क्यों प्रसिद्ध है? धोलावीरा की जगह कुछ और भी आ सकता था। लोथल क्यों प्रसिद्ध है ना? राखीगढ़ी क्यों प्रसिद्ध है? मोहनजोदड़ो क्यों प्रसिद्ध है? प्रसिद्ध कोई क्षेत्र इसीलिए होता है क्योंकि वहाँ से कुछ मिलता है, और इतिहास पढ़ रहे हैं तो मतलब इतिहास से संबंधित ही कोई वहाँ पे पुरातात्विक स्रोत हमें मिला होगा, जिसके बेस पे वो जो क्षेत्र है, वो जो प्लेस है, अपने आप में क्या हो गया? इम्पॉर्टेंट। तो धोलावीरा हम सब जानते हैं कहाँ पे पड़ता है धोलावीरा? तो धोलावीरा आधुनिक जो है गुजरात में पड़ता है। और एक चीज़ थोड़ा आप और याद रखिए, हाल ही में इसको जो है ना, यूनेस्को की जो विश्व विरासत सूची होती है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो इस विश्व विरासत सूची में जो हड़प्पा सभ्यता के एक स्थल को शामिल किया गया है वो धोलावीरा ही है। तो यहाँ से क्या मिला है? जल संग्रहण से संबंधित बहुत सारी अलग अलग पद्धतियाँ मिली है, जैसे कि कुएं, बावड़ी, तो ये सारा जहाँ पे वाटर को जो है क्या किया जाता था? कंजर्व। उसके बाद स्टेडियम मिला है, जो ये दर्शाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मनोरंजनात्मक कुछ गतिविधियां करते होंगे, जिसके लिए स्टेडियम का प्रयोग होता होगा। और जो है पाषाण स्थापत्य, मतलब पत्थरों के बड़े बड़े स्थापत्य मिले हैं। तो सबसे मेन तो यही है, जल संग्रहण, और इसी के लिए ही यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी ऐड किया है। लेकिन बाकी भी आप बता सकते हैं कि इनके कारण जो है धोलावीरा अपने आप में प्रसिद्ध है। गुजरात में पड़ता है, ये भी चीज़ याद रखिए। अगला देखिए, प्रांतों में द्वैध शासन जो है किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया? मतलब प्रांतों में द्वैध शासन, यानी शासन को दो भागों में बांट दिया, आरक्षित और हस्तांतरित सब्जेक्ट। आरक्षित विषय तो वो होते थे जिसपे गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी परिषद जो है एक तरह से वही कानून बनाती थी, और हस्तांतरित मतलब जो स्थानीय जो मंत्री वगैरह होते थे वो उस पर कानून बना सकते थे। तो ये द्वैध शासन किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया? 1919 का, जिसको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। अगला प्रश्न, सांप्रदायिकता से आपका क्या अभिप्राय है? सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं? तो सांप्रदायिकता क्या होती है? ऐसी राजनीति जो धार्मिक समुदायों के मध्य क्या पैदा करती है? विरोध पैदा करती है, तनाव पैदा करती है। मतलब देखो, अपने अपने धर्मों को मानना ठीक है, लेकिन आप एक धर्म को मानते हुए दूसरे धर्म को उससे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, तुलना कर रहे हो, तो यहाँ पे फिर किस चीज़ का उदय होता है? सांप्रदायिकता। मतलब ये कम्युनलिज्म जो होता है, इसमें ये होता है कि आप एक अपने धर्म को इतना ज़्यादा ऊंचा बढ़ा चढ़ा के दिखाते हो कि आपको पता ही नहीं चलता कि सामने वाले धर्म के प्रति आप हिंसा की भावना रखने लगे हो। तो वही चीज़ किससे क्या कही जाती है? उसको सांप्रदायिकता। मतलब इससे क्या पैदा होता है? विरोध और तनाव पैदा होता है। दामिनी कोह सीधा सीधा एक शब्द है कि इससे आप क्या समझते हैं? तो दामिनी कोह वो क्षेत्र था जो किसके लिए सीमांकित किया गया था? संथालों के लिए। संथाल एक तरह से मतलब इनको अंग्रेज़ों ने जो क्षेत्र इनको प्रदान किया था कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए रिजर्व रहेगा, और यहाँ पे जो अंग्रेज़ों के कानून है वो इतने लागू नहीं होंगे, उसमें ढील दी जाएगी। तो वो जो क्षेत्र था जो संथालों के लिए रिजर्व किया गया, उसको किस नाम से जाना गया? दामिनी कोह के नाम से जाना गया। ऐसे शब्द ना आप थोड़े याद रखिए, जैसे कि एक शब्द आ सकता था कि दीकू क्या होता है? दीकू से आप क्या समझते हैं? तो वही भी संथालों से संबंधित ही तो शब्द है कि संथालों ने जो बाहरी लोग थे, जमींदार वगैरह, या जो उनके क्षेत्र पे आके कब्जा करना चाह रहे थे, उनको संथालों ने किस नाम से डिनोट किया था? दीकू के नाम से डिनोट किया था। तो ये सारे जो छोटे छोटे शब्द होते हैं ना, इनका मतलब जरूर जानने की कोशिश कीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। अवध के साथ सहायक संधि कब की गई? मतलब जो सब्सिडरी अलायंस है जिसके प्रवर्तक वेलेजली माने जाते हैं, तो अवध के साथ कब की गई? तो अवध के साथ सहायक संधि 1801 में। अच्छा, क्वेश्चन ये आ जाता, सहायक संधि के जनक कौन है? लॉर्ड वेलेजली। सहायक संधि सबसे पहले किसके साथ की गई? तो सहायक संधि सबसे पहले मतलब किस स्टेट ने की थी? तो हैदराबाद ने। हैदराबाद के बाद मैसूर, मैसूर के बाद अवध, फिर सिंधिया, भोसले, होलकर, इन सब मराठा नेताओं ने की थी। तो यहाँ पे 1801 बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद
अगला क्वेश्चन, आईने ए अकबरी का ऑथर या लेखक कौन है? आईने अकबरी, अकबरनामा का ही जो तीसरा पार्ट है जिसमें विस्तृत रूप से अकबर का जो है आपको इतिहास देखने को मिलेगा, तो इसके लेखक अबुल के ही 9 रत्नों में से एक थे। कौन? अबुल फजल। तो अकबर के 9 रत्नों में से ही थे अबुल फजल, आईने अकबरी के लेखक। अगला प्रश्न, मात्र ग्रहता परिपाटी से आप क्या समझते हैं? ये भी देखिए वो छोटे छोटे शब्द जिनसे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मात्र ग्रहता परिपाटी वो होती है, नॉर्मली तो क्या होता है शादी के बाद जो महिला होती है वो सामने वाले पुरुष के वहाँ जाके रहती है, लेकिन मात्र ग्रहता परिपाटी में उल्टा होता है। यहाँ पे क्या होता है, जहाँ स्त्रियाँ विवाह के बाद जो है मायके में ही रहती है अपनी संतान के साथ, और पति जो है उनके साथ आके रहते हैं। तो ये जो रिचुअल है, ये जो कस्टम है, इसको किस नाम से जाना जाता है? मात्र ग्रहता परिपाटी के नाम से जाना जाता है। और आज भी चलता है ये। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाओगे, मेघालय वगैरह में, तो वहाँ पे ये मात्र ग्रहता परिपाटी वर्तमान में भी आपको देखने को मिलेगी। आगे देखिए, अब जो है हमारे लघुत्तरात्मक प्रश्न है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता में विलासिता की कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई है? मतलब ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके आधार पे ये आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो है 2 तरह के वर्ग रहते थे। एक थोड़ा उच्च, थोड़ा समृद्ध, थोड़ा धनी था, और एक जो है थोड़ा निम्न वर्ग था। तो हम कैसे जान पाते? हम तो चीज़ें जो मिली है उसी के बेस पे जान पाते। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें मिली है? जैसे फयांस। ये फयांस क्या होता था ना, एक चीनी मिट्टी के उससे पीस के बनाया हुआ बर्तन होता था, और बहुत मूल्यवान पत्थरों से ये बनता था। तो ये हमें मिला है, और ये हर जगह नहीं मिला, सिंधु घाटी के हर क्षेत्रों से कहीं कहीं पे मिला है। मतलब ऐसा लगता है कि इसको बाहर से जो है लाया जाता होगा, और बहुत ज़्यादा इसके लिए मुद्राएं देनी होती होगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण, अपने आप में बहुत ही वैल्यूबल रहा होगा। तो इसके आधार पे स्वर्ण आभूषण जो मिले हैं, तकलियाँ जो मिली हैं, तो इनके आधार पे हम ये देख पाते हैं कि कुछ सिंधु घाटी सभ्यता में उच्च वर्ग भी रहे होंगे और बाकी जो है निम्न वर्ग था। तो ये सारी चीज़ें जिसके आधार पे हम ये चीज़ बता पाते हैं। देवानाम पियदसी का अर्थ बताएं कि देवानाम पियदसी क्या था? तो सम्राट अशोक ने जो उपाधि धारण की थी अपने अभिलेखों में, उसी को किस नाम से जाना गया? देवानाम पियदसी। यानी इसका अर्थ होता है सुंदर मुखाकृति वाला, या जो देवताओं का प्रिय होता है। और ये शब्द किसके लिए प्रयोग में आया है? तो अशोक के लिए प्रयोग में आया है। और अशोक के अभिलेखों की जो खोज की थी, किसके द्वारा की गई थी? अशोक के अभिलेखों की खोज जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। और जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को कब खोजा था? 1837 में। तो जब जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के इंस्क्रिप्शन को डिकोड किया ना, जब पढ़ा, तो उन्होंने बोला कि यहाँ अशोक ने अपना नाम अशोक नहीं लिखा है, उसकी जगह एक टाइटल, एक उपाधि लिए, वो क्या है? देवानाम पियदसी। लेकिन 3-4 साइट ऐसी है जैसे मास्की, गुर्जरा, उद्गोलम, निठूर, यहाँ से अशोक का नाम एज इट इज़ क्या मिलता है? अशोक। इनको छोड़ दें तो बाकी जितने भी अशोक के अभिलेख मिले हैं, जो ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक, यूनानी लिपियों में लिखे गए थे, प्राकृत भाषा का प्रयोग हुआ था, उस सब में अशोक की किस उपाधि का प्रयोग हुआ है? देवानाम पियदसी का ही प्रयोग हुआ है। तो ये चीज़ भी आप याद रखिए। अगला, मातृवंशिका से आप क्या समझते हैं? अभी हमने क्या पढ़ा था? मातृ ग्रहिता परिपाटी, वो अलग था। अब यहाँ कौन सा शब्द आया है? मातृवंशिका। मतलब मातृवंशिका शब्द से क्या समझते हैं? कुल बेटों के द्वारा ही चलता है, मतलब पिता के बाद उसका पुत्र वही करता है, लेकिन उसका नेतृत्व परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला करती है। मतलब परिवार का नेतृत्व कौन करेगी? सबसे जो घर की बुजुर्ग महिला होगी वो। लेकिन कुल, और इस व्यवस्था में कुल किसके द्वारा चलेगा? बेटों के द्वारा। तो ये जो व्यवस्था होती है इसको क्या कहते हैं? मातृवंशिका। तो ये चीज़ भी आप याद रखिए, ऐसे शब्द बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगला, इब्न बतूता ने नारियल का वर्णन किस प्रकार किया है? देखिए, इब्न बतूता कौन था? तो इब्न बतूता एक यात्री था, ठीक है। कहाँ से आया था? तो मोरक्को से आया था। कहाँ पड़ता है मोरक्को? अफ्रीका में पड़ता है। इब्न बतूता की कृति का नाम बताइए। तो इब्न बतूता की जो पुस्तक थी, इसने जो लिखा है, उसका नाम था रेहला। और सच में रेहला में ना बड़े मतलब मज़ेदार वर्णन भी है, कुछ सती प्रथा का मार्मिक वर्णन भी करता है। और ये सारा वर्णन आपकी एनसीईआरटी में ना साइड में लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ेंगे ना तो पता चलेगा कि कृति, इसकी जो कृति थी इसमें लिखे हुए हैं ऐसे। तो ये ना नारियल का भी बड़ा ऐसे इंटरेस्टिंग वर्णन करता है। ये कहता है कि ये वृक्ष स्वरूप के सबसे अनोखे और प्रकृति में सबसे विस्मयकारी वृक्षों में से एक है। मतलब बोलता है, मतलब देख के अचंभित हो गया कि क्या है नारियल को। मतलब क्योंकि ये जहाँ से आया था ना, आप थोड़ा याद रखिए, मोरक्को अफ्रीका का जो सहारा डेजर्ट है, अब सहारा मरुस्थल जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, तो यहाँ पे तो कुछ होता ही नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा खजूर के वृक्ष। तो इसने कुछ और देखा ही नहीं। तो इसने जब नारियल देखा ना, तो ये सच में बहुत ही अचंभित हो गया कि बहुत ही अलग प्रकार का कोई वृक्ष है, और ये खजूर के वृक्ष जैसा दिखता है। अब उसने जीवन में देखा ही खजूर का वृक्ष ही है, क्योंकि मोरक्को सहारा में और कुछ होता भी नहीं है। और ये मानव सिर से मेल खाता है। मतलब ये नारियल को देख के बोल रहा है कि मानव के सिर जैसा है, और इस तरह से मतलब अजीब तरीके से वर्णन करता है। इसी तरह से ये सुपारी का वर्णन भी करता है
कि भारतीय लोग जो है खाने के बाद कुछ अलग प्रकार का कुछ लेते हैं, जो हम सुपारी जिस तरह से लेते हैं। तो ये उन छोटी छोटी चीज़ों का बहुत विस्तृत वर्णन करता है, क्योंकि इसके लिए वो सारी चीज़ें बहुत नई थी, इसने कभी उन चीज़ों को नहीं देखा था पहले। तो नारियल का वर्णन इस तरह से करता है। प्रमुख सूफी सिलसिलों के नाम बताइए, मेन सूफी सिलसिले आपको ये तो याद होने चाहिए बिल्कुल। चिश्ती, कादरी, नक्शबंदी, सुहरावर्दी, फिरदौसी, ये सारे जो है सिलसिले थे जो ये अपना सूफी आंदोलन चलता है उससे संबंधित ये सारे सिलसिले। अमरनायक प्रणाली के कोई दो अधिकार बताइए कि अमरनायक प्रणाली क्या थी। तो सबसे पहले अमरनायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य का एक भाग थी, है ना। विजयनगर साम्राज्य में इसको देखा गया और ये प्रमुख क्या थी, राजनीतिक एक तरह से इसको बनाया गया था इकाई के रूप में। ये विजयनगर साम्राज्य के सैनिक कमांडर थे, मतलब ये जो अमरनायक थे ना, ये सैनिक कमांडर थे और इन्हें जो अपनी सैन्य सेवा के बदले जमीन का एक टुकड़ा दिया जाता था, ठीक है, कि इस क्षेत्र से आप अपना जो है एक तरह से जो भी राजस्व आपको मिलेगा तो उसके द्वारा आप एक तरह से वो सैलरी होती थी। तो अमर नायक जो है वो सैनिक कमांडर होते थे जो राजा को सैन्य सहायता प्रदान करते थे समय समय पे जब राजा को आवश्यकता होती थी, और उसके बदले सैलरी के रूप में, वेतन के रूप में उन्हें क्या दिया जाता था, जमीन का टुकड़ा दिया जाता था। तो ये राजनीतिक रूप से एक इस तरह से बनाई गई व्यवस्था थी अमर नायक प्रणाली। इसके बाद तालुकार शब्द का शाब्दिक अर्थ बताइए। तालुकदार, नाम से ही पता चल रहा है तालुका, और तालुका से हम क्या समझते हैं, कोई भी जो क्षेत्र होता है जिसको हम बोलते हैं तालुका। तो इस तरह के जो स्थानीय क्षेत्र होते थे उनका जो स्वामी होता था उसी को क्या कहा जाता था, तालुकदार। तो तालुका यानी जो जमीनी क्षेत्र होता था उसके मुखिया को क्या कहा जाता था, तालुकदार से डिफाइन किया जाता था। इसको आपको थोड़ा ना और अच्छे से लिखना है। यहाँ पे क्या है, एक तरह से आपको मॉडल के रूप में वो कीवर्ड्स दिए हुए हैं कि इसको देखते हुए आपको अपना पूरा आंसर लिखना है। तो जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे पूरा लिख के भी दिखाया गया कि किस तरह से लिखना है, बट मेन चीज़ों में मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ कि इन कीवर्ड्स को ध्यान में रखते हुए इसके अराउंड आपको जो है अपना पूरा आंसर वर्ड लिमिट को ध्यान में रखते हुए जो है लिखना है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है कि आपके अनुसार चरखे के साथ महात्मा गांधी किस प्रकार राष्ट्रवाद की पहचान बन गए। दो कीवर्ड हमारे सामने यहाँ पे, एक तो चरखा और दूसरा है राष्ट्रवाद। मतलब चरखे को राष्ट्रवाद से कैसे जोड़ा, किसने, गांधी ने। तो किस प्रकार इसको राष्ट्रवाद का प्रतीक बनाया। तो देखिए गांधी का ना ये बहुत सिद्धांत ही था कि हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर स्वावलंबी होना चाहिए। इसलिए उसने गांधी ने जो है शुरू से हस्तशिल्प पे बहुत बल दिया कि बच्चों को स्कूल्स में अलग अलग ये जो कॉमन सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो सबको, इसकी जगह जिस बच्चे की जिसमें रुचि है उसको वही शिक्षा दी जाए, हस्तशिल्प उद्योगों पे बल दिया जाए ताकि आगे जाके वो बच्चे जो हैं आत्मनिर्भर बने, स्वावलंबी बने, वो बेरोजगार ना रहे, उनमें रोजगार जो है उत्पन्न हो। तो चरखे को वो इसी का एक प्रतीक मानते थे कि चरखे के प्रयोग से एक तो जो है हम उस विदेशी कपड़े पे निर्भर नहीं रहेंगे, अपने आप में आत्मनिर्भर बनेंगे, रोजगार प्राप्त होगा, स्वावलंबी बनेंगे, है ना, कुछ करने की भावना आएगी। तो इस प्रकार से कि हम उस ब्रिटेन के निर्मित उद्योगों के सूती कपड़े या वहाँ से आने वाले कपड़े पे निर्भर ना रहें, इसलिए चरखे पे बल दिया और धीरे धीरे ये चरखा जो है भारत में किसकी पहचान बन गया, राष्ट्रवाद की जो है पहचान बन गया। चरखा घर घर में इस्तेमाल होने लगा। महात्मा गांधी मानवता और मानव श्रम के प्रबल समर्थक थे। वो मानते थे कि हर मनुष्य को कार्य करना चाहिए, कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। आप ये सोच के करेंगे कि ये काम छोटा ये बड़ा है तो ऐसा कुछ नहीं होता, मानव श्रम जरूरी है। गांधी ने चरखे को मानव समाज और राष्ट्रवाद के प्रतीक के रूप में देखा। अधिक चरखा काटना निर्धनों को पूरक आय भी प्रदान करता था, मतलब एक तरह से वही रोजगार जनरेट होगा, स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनना। तो इस प्रकार से गांधी ने इसका खुद भी काटते थे, वो चरखा काटना खुद भी करते थे ये चीज़ें। तो लोग भी धीरे धीरे हमने देखा कि जो बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चला तो विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, बहिष्कार किया गया और उसकी जगह खादी को अपनाया गया। तो इस तरह से जो है एक राष्ट्रवाद की पहचान के रूप में उभरा चरखा। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने कौन कौन से कदम उठाए। 1857 का विद्रोह एक तरह से काफ़ी संगठित रूप से विद्रोह हुआ, लेकिन एक साल के भीतर भीतर ही अंग्रेजों ने इस विद्रोह का दमन कर दिया। तो कैसे किया, कौन से कदम उठाए, वही आपसे पूछा है। दमन की जो है प्रक्रिया कहाँ से शुरू हुई, सबसे पहले दिल्ली से। देखिए 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो अंतिम जो है मुगल सम्राट कर रहा था, जिसका नाम क्या था, बहादुर शाह जफर। बाद में इसको पकड़ के रंगून भेज दिया और वहाँ पे इसकी मृत्यु हो जाती है और मुगल साम्राज्य का अंत हो जाता है। तो
सबसे पहले दमन की प्रक्रिया दिल्ली से शुरू हुई। निर्दोष व्यक्तियों का कत्लेआम किया गया। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जनरल्स को जो है विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया। जैसे कि लिए झांसी में विद्रोह किसने किया? रानी लक्ष्मीबाई ने। और झांसी में विद्रोह का दमन करने के लिए किसको भेजा गया? तो झांसी में ये काम सौंपा गया जनरल ह्यूरोज को। इसी तरह से जो है जॉन कैंपेबल, कर्नल नील, इनको अलग अलग तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में भेजा गया कि आप जो है कानपुर का विद्रोह का दमन करेंगे, आप इलाहाबाद में करेंगे। इस तरह से बहुत ही नियोजित तरीके से जो है विद्रोह को अंग्रेजों ने दमन किया था। व्यापक तौर पे गिरफ्तारियां की गई जो भी थे, और कुछ राजाओं का और उन भू जमींदारों का, भूस्वामियों का सहयोग किया, जिन्होंने सहयोग किया अंग्रेजों का, तो उनसे सहयोग लेके भी अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दमन करने में जो एक प्रकार से भूमिका निभाई थी। तो विद्रोह को जो है अलग अलग तरीकों से दमन किया। ये सारे तरीके आप इनको एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, जो अल बरूनी की किताब है किताब उल हिंद, इसकी आपको विशेषताएं बतानी है कि इसमें क्या लिखा गया है। तो ये जो है 80 अध्यायों में विभक्त है, मतलब बटी हुई है अलग अलग में। और इस ग्रंथ में जो है धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज, प्रथाएं, सामाजिक जीवन, भार तोल, मापन विधियां, सबका व्यापक तौर पे उल्लेख है। सामाजिक जीवन, जाति प्रथाएं, मतलब ये फारस का जो था ना जाति सिस्टम, इससे भारत की जाति व्यवस्था को कंपेयर करता है, बताता है कि किस तरह भारतीय मानते हैं कि एक प्रकार से ब्रह्मा जो है वो आदि पुरुष, उसी से इन जातियों का उदय हुआ है। मस्तिष्क से ब्राह्मण, और जो है एक तरह से मतलब अलग अलग जो है क्षत्रिय जो है हाथों से, और वो हो गए शूद्र हो गए पैरों से, वैश्य जंगा से। इस प्रकार से अलग अलग वर्णन पूरा विस्तार पूर्वक से जो है अल बरूनी अपनी किताब में बताता है। हर तरह का, ऐसा नहीं किसी एक सब्जेक्ट पे, खगोल विज्ञान, धर्म, दर्शन, जितने यहाँ पे त्योहार वगैरह होते थे उनका। तो आप पहले इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा अल बरूनी के बारे में परिचय देंगे कि वो ख्वारजिम का एक तरह से रहने वाला था, यात्री था, भारत में आता है। और भारत में आने के बाद उसने जो अपनी जो भी उसने देखा यात्रा वृत्तांत के रूप में जो किताब लिखता है, उस किताब का नाम किताब उल हिंद है। और इसकी प्रमुख विशेषताएं जो है ये है। अब आप कीवर्ड्स बना लेंगे, धर्म दर्शन, इसको 2 लाइन में थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे, त्योहार इसको एक्सप्लेन कर देंगे, सामाजिक जीवन इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे, जाति प्रथाएं, रीति रिवाज इनको एक्सप्लेन कर देंगे, और इस प्रकार आप अपना जो है आंसर लिख देंगे। अगला देखिए, लॉटरी कमेटी क्या थी, इस पर टिप्पणी करनी है। तो शहरों के नियोजन के लिए जो धन इकट्ठा किया जाता था, लॉटरी निकाली जाती थी और उसके माध्यम से एक तरह से नियोजन किया जाता था, तो वही थी लॉटरी कमेटी। ये 18वीं शताब्दी के दौरान कलकत्ता में इस कमेटी का गठन किया गया था। और किसके लिए किया गया था, देखिए लिखा भी हुआ है, टाउन प्लानिंग यानी शहरी नियोजन के लिए कमेटी का गठन किया गया था। इसका उद्देश्य था शहरों का विकास, और जिसके लिए क्या किया जाता था, लॉटरी के माध्यम से क्या कलेक्ट किया जाता था, धन जो है इकट्ठा किया जाता था। तो इस तरह से लॉटरी कमेटी टाउन प्लानिंग या शहरी नियोजन के लिए कार्य करती थी। इसके बाद महानवमी डिब्बा क्या था, इसकी आपको प्रमुख विशेषताएं बतानी है। तो ये कृष्ण देवराय ने बनाया था जब उसने उदयगिरी पे एक तरह से जीत हासिल की थी। एक बहुत ही विशाल संरचना थी, ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। एक विशालकाय मंच था जो लगभग 11,000 वर्ग फीट का आधार इसका बेस था, और 40 फीट की ऊंचाई तक ये जाता था। बहुत ही बड़ी संरचना थी। हालांकि अब तो जो है ये खंडर हो चुका है, पर उस समय ये ऐसी थी, ऐसा माना जाता है। इस पर लकड़ी की संरचना बनी थी, इसलिए ये डिस्ट्रॉय हो गई, तो अभी हमें इसका पूरा वैसे नहीं देखने को मिलता। कृष्ण देवराय ने अपनी जीत के बाद इसे बनवाया था, और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे कुछ धार्मिक अनुष्ठान के लिए जो है नवरात्रा के जो जब चलते थे, तो उस समय शायद इसका कुछ इस तरह से प्रयोग होता था, जब राजा अपने सभी सामंतों से उपहार वगैरह लेता था। तो ये महानवमी डिब्बा जो है विजयनगर साम्राज्य में कृष्ण देवराय से संबंधित एक प्रकार से संरचना हमें देखने को मिलती है। आप बना के भी बता सकते हैं कि किस प्रकार थी, तो वो और ज़्यादा आपका जो है अच्छा प्रेजेंटेशन हो जाएगा। इसके बाद आपको भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषता बतानी है कि भक्ति आंदोलन जो है प्रमुख विशेषता क्या थी। तो भक्ति आंदोलन में जो है अगर प्रमुख विशेषताओं के तौर पे देखें तो जातिगत भेदभाव नहीं था। चाहे कबीर हो गया, हर प्रकार का, मीराबाई, सभी जो भक्ति संत हुए उन्होंने जाति प्रथा पे प्रहार किया कि ऊंच नीच नहीं होता, भेदभाव नहीं होता, छुआछूत नहीं होती। तो सबसे महत्वपूर्ण तो हमें यही देखने को मिला कि जातिगत भेदभाव का अभाव, क्षेत्रीय भाषाओं का विकास। जितने भी भक्ति आंदोलन के संत हुए, इन्होंने कोई संस्कृत लैंग्वेज में उपदेश नहीं दिए, कोई अलग किसी भाषा में उपदेश नहीं दिए। उन्होंने उस भाषा में उपदेश दिए जो आम लोग समझ सकते थे, ठीक है, जो नॉर्मल भाषा होती थी। तो इससे अलग अलग जो है कई क्षेत्रीय भाषाओं का उदय होते हुए भी हमें नजर आता है भक्ति आंदोलन के समय। सामान्य जन की भूमिका को महत्व दिया गया, मतलब जनता को ज़्यादा महत्व दिया गया। ऐसा नहीं राजा महाराजा उनकी चर्चा कर रहे हैं, दरबारी जीवन उसका नहीं, सामान्य जनता, उसके क्या दुख दर्द है, वो किस में उलझी हुई है, कौन कौन से यहाँ पे कर्म कांड, रीति रिवाज, तो उन सबका जो है
इस पे किया गया था। तो इनको आप क्या करोगे कि इनको आप ऐसे लिख के इनको एक्सप्लेन करोगे, ऐसा नहीं लिख के छोड़ देना है। ये तो आपकी मेन हेडिंग रहेगी और हेडिंग्स के तहत आपको जो है अलग अलग भक्ति आंदोलन के जो संत रहे ना, रामानुजनाचार्य, कबीर हो गए, रामदास हो गए, उनके जो अलग अलग धन्ना शिष्य वगैरह हो गए, इन सब का उदाहरण देते हुए, नानक वगैरह, इस प्रश्न को पूरा विस्तार से लिखना है। लेकिन आपकी मेन हेडिंग्स यही रहेगी, इसके तहत आप पूरा इसका विवरण देंगे उदाहरण सहित, ठीक है। इसके बाद अगला देखिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, 100 शब्दों में इसको उत्तर देना है आपको। क्वेश्चन है पहला कि सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों की वो कौन सी विशेषताएं हैं जो आज भी प्रारंभिक नहीं, यहाँ पे ये रहेगा प्रासंगिक है, मतलब आज भी रेलेवेंस है उन चीज़ों का। ऐसी कौन कौन सी जो है सभ्यताएं सिंधु घाटी की आपको देखने को मिलती हैं, उन विशेषताओं का आपको वर्णन करना है। तो एक एक विशेषता आप पहले लिखेंगे और फिर एक एक विशेषता का वर्णन करेंगे। थोड़ा इस तरह से करना है, जैसे कि आपने सड़कें या ग्रिड व्यवस्था बताई और फिर आप बताएंगे कि इस तरह से सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती थी और समकोण पे ये काटने वाली पैटर्न को किस नाम से जाना गया, ग्रिड पद्धति या ग्रिड व्यवस्था के नाम से जाना गया। ये पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण की तरफ बनाई जाती थी ताकि अपने आप ही जो है स्वच्छता का ध्यान रखें। तो इस प्रकार से आप बना के भी बताएंगे, इसके बारे में लिखेंगे। फिर आप बताएंगे नालियाँ, कि इन सड़कों के किनारे पे ही इस तरह से नालियाँ बनाई जाती थी और नालियाँ प्रॉपर रूप से ढकी हुई होती थी और समय समय पे सफाई करने के लिए उनमें जो है होल बनाए जाते थे और होल्स को भी लकड़ी का जो होता था ढक्कन, उससे ढका जाता था। और जो घर बनते थे लोगों के, उनका जो गंदा पानी है वो भी इन नालियों में जाता था और फिर आगे जाके ये किसी बड़े हौद में गिर जाता था। तो प्रॉपर नालियाँ बनी थी। विशाल स्नानागार जैसी संरचना भी मिली, जिसमें आप मोहनजोदड़ो से मिला ही स्नानागार बना के बता देंगे कि इस तरह से इसमें सीढ़ियाँ थी, उत्तर दक्षिण से जिप्सम से यहाँ पे चिनाई की गई थी, यहाँ पे होल था, यहाँ पे होल, मतलब आज के स्विमिंग पूल की तरह इसे देख सकते हैं। अन्नागार, जो एक्स्ट्रा सरप्लस में जो अनाज होता था तो उसको जो है स्टोर करने के लिए बड़े बड़े ऐसे धान की कोठरियाँ जो बनाई गई, अन्नागार। तो इन सबको आप एक्सप्लेन करेंगे और ये सब आज भी तो रेलेवेंस है ना, इनकी प्रासंगिकता आज भी है। आज भी सड़कें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, तो सड़कों के बिना, उसके बाद नालियाँ साफ सफाई के लिए, स्वच्छता के लिए, एक जल निकासी प्रणाली, एक प्रॉपर वाटर ड्रेनेज, ये जो सैनिटेशन ड्रेनेज सिस्टम, ये होना भी ज़रूरी है। स्नानागार जैसे स्विमिंग पूल जैसी संरचनाएं हमें देखने को मिलती है, तो आज भी इनकी प्रासंगिकता है। ये निष्कर्ष के तौर पे आप बता देंगे। देखिए ऐसे जो प्रश्न आते हैं ना, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसमें एक चीज़ ज़रूर याद रखिए, अंत में ना आप अपना निष्कर्ष ज़रूर लिखना है आपको। जो भी 20-30 शब्दों में आप लिख सके, तो निष्कर्ष लिख के फिर आप अपना पूरा निष्कर्ष ज़रूर लिखें। पहले आपने बता दिया जो क्वेश्चन पूछ रहा है, फिर अंत में आप अपना निष्कर्ष ज़रूर लिखें। इसके बाद देखिए अगला, अभिलेखों से कौन कौन से आपको जो है प्रमाण प्राप्त होते हैं। मतलब अगर आपके सामने एक अभिलेख लाके रख दे तो आप उससे क्या क्या जान सकते हैं, मतलब क्या क्या आपको प्राप्त हो सकता है अभिलेखों से। तो अगर अभिलेख हमारे सामने है तो हम शासकों की महानता, कि भाई कोई शासक कितना महान था, उसने क्या कार्य किया, क्या नहीं किया, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके किस्से, प्रशस्तियाँ जो राजाओं की प्रशंसा में लिखी जाती थी, जैसे कि अशोक के अभिलेख हो गए। हमें तभी तो पता चला ना अशोक के अभिलेख से कि हाँ उसने कलिंग का युद्ध किया था, बहुत सारे लोग मर गए, उसके बाद उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से पता चली, अभिलेख के माध्यम से। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति जो उसके दरबारी कवि ने लिखी थी, हरिसेन ने, इससे हमें ये पता चला कि अच्छा समुद्रगुप्त एक बहुत ही महान शासक हुआ जो कभी नहीं हारा, आर्यव्रत के, दक्षिण के काफ़ी राजाओं को उसने हराया और इस तरह से जो है वीणा बजाना उसे पसंद था। तो हमें जो शासकों की उपलब्धियां राजनैतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, कैसे टैक्स लगता था, टैक्स की दर क्या थी, ये सब जानने को मिलता है अभिलेखों के माध्यम से। विजय विस्तार की जानकारी मिलती है कि किसी शासक ने किस राजा के साथ युद्ध किया, उसका साम्राज्य कितना फैला हुआ था। जैसे कलिंग युद्ध, तो हम पता लगा सकते हैं कि हाँ अशोक का साम्राज्य कलिंग तक, यानी बंगाल की खाड़ी, उड़ीसा, यहाँ तक फैला हुआ था। तो ये सारा आर्थिक क्षेत्र की सूचनाएं मिलती है। जैसे एक अशोक का अभिलेख है जिसको हम कहते हैं रुमनदई अभिलेख। तो रुमनदई अभिलेख में अशोक ये बताता है कि मैंने जो है यहाँ पे कर की दर 1/6 से घटा के कितनी कर दी, 1/8। तो हमें ये पता चला ना इस अभिलेख से कि अच्छा मौर्य साम्राज्य के समय कर की दर क्या होती थी, 1/6 नॉर्मली यही होती थी, फिर अशोक ने कम कर दिया, वो अलग बात है। तो मतलब आर्थिक क्षेत्र में क्या क्या रहता था वो सब पता चलता है। धार्मिक जैसे कि आस्थाएं क्या थी, अभिलेखों को पढ़ोगे तो कई जगह जैसे लिखा होता है कि ये शासक इस धर्म को अपना रहा है, अशोक जैसे बौद्ध धर्म को अपनाता है, आगे गुप्त शासक जो है वो वैष्णव धर्म को अपनाएंगे, तो उनकी धार्मिक आस्था के बारे में पता चलता है। रीति रिवाज कौन कौन से थे, क्या मान्यताएं थी, क्या विश्वास उनके होते थे, क्योंकि राजा उन सबको लिखवाता था ना। तो इस तरह से जो है अभिलेखों के अध्ययन से हमें बहुत सारी एक प्रकार से जानकारी प्राप्त होती है
जिसकी वजह से हम उस वंश का, उस काल का, उस शासक का पुनर्निर्माण कर सकते हैं इतिहास का। तो इन सबको पॉइंट्स को लिखते हुए आप इनकी एग्जाम्पल देते हुए इसको जो है एक्सप्लेन करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, विजयनगर साम्राज्य की मंदिर स्थापत्य की आपको विशेषताएं बतानी है कि कौन कौन सी विशेषताएं रही। तो विजयनगर साम्राज्य की पता है सबसे जो महत्वपूर्ण विशेषता थी ना, वो थी राय गोपुरम, या इनको कहा गया प्रवेश द्वार। मतलब इतना भव्य प्रवेश द्वार होता था, इतना बड़ा प्रवेश द्वार ये होता था कि दूर से ही ये नजर आ जाता था कि ऐसा कोई प्रवेश द्वार है। और प्रवेश द्वार ये सूचक होता था वहाँ पे कोई बड़ी संरचना, कोई बड़ा मंदिर है। और कभी कभी तो ये इतने भव्य प्रवेश द्वार होते थे कि इसके पीछे जो मंदिर बना होता था ना, वो मंदिर ही छुप जाता था। तो ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण विशेषता विजयनगर के शासकों ने ऐड की। इसको कहा जाता था गोपुरम या राय गोपुरम। ठीक है, फिर इस गोपुरम से लगा के जो मंदिर होता था पीछे, वहां तक जाने के लिए जो ये रास्ता होता था ना, इसे कहा जाता था अंतराल। ये भी काफी लंबा चौड़ा रास्ता होता था। सभागार और सभा मंडप, मतलब जो मंदिर थे उसमें जो मुख्य मंदिर तो हो गया जहाँ पे देवता की मूर्ति रखी जाती थी, जिसको गर्भगृह कहा जाता है, जो बहुत ही पवित्र स्थान था। इसके आसपास ना अलग अलग मंडप बने होते थे। वो अलग अलग प्रयोजन के लिए प्रयोग होते थे, जैसे कि कोई धार्मिक अनुष्ठान के समय लोग आके बैठ रहे हैं, गायन वादन के लिए। तो इस तरह से जो है सभागार और सभा मंडप भी विशेषताएं हैं। झूला, यानी कि गर्भगृह के सामने उस देवता के प्रतीक के रूप में झूला लगाया जाता था, तो ये भी विशेषता थी। स्तंभों वाले बरामदे, मतलब बरामदे स्तंभों वाले बनाए गए, ये सब मंडप, लंबे स्तंभों वाले चुनाव जो मंदिर परिसर में दीवारों के आसपास बने थे। तो ये सब जो है विजयनगर की मंदिर स्थापत्य। मतलब विजयनगर के जो मंदिर आपको देखने को मिलेंगे ना, ये कौन सी द्रविड़ शैली के मंदिर ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत भव्य, बहुत विशाल होते थे, क्योंकि राजा जो है शासक बहुत समृद्ध हुआ करते थे, तो मंदिरों को बहुत ज़्यादा दान दक्षिणा दी जाती थी। मंदिर सिर्फ पूजा के स्थान ही नहीं थे जहाँ पे पूजा पाठ प्रार्थनाएं होती थी, मंदिर अन्य सभी गतिविधियों का केंद्र भी थे। वहाँ पे राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक गतिविधियों का आयोजन भी होता था। उसके लिए अलग अलग मंडप वगैरह बने हुए थे, अलग अलग सभा मंडप, भवन वगैरह बने हुए थे, और बहुत विशाल भूखंड में जो है ये मंदिर फैले हुए थे। तो आप बना के इनको पूरा इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। अगला जो है देखिए, मुगल मनसबदारी व्यवस्था को स्पष्ट कीजिए कि मुगल मनसबदारी व्यवस्था से जो है आप क्या समझते हैं। तो मनसब प्रथा की शुरुआत, या ये मनसबदारी जो व्यवस्था है, इसकी शुरुआत किसने की? अकबर के द्वारा की गई। बहुत ध्यान रखना है, सैन्य क्षमता का पुनर्गठन करने के लिए अकबर जो है इस व्यवस्था को स्थापित करता है। मुगलकालीन अधिकारियों, क्या कहा जाता था? मनसबदार के दर्जे और पदों को दो तरह से होते थे। मतलब मनसबदारी व्यवस्था में दो शब्द हमें याद रखने, वन इज जात पद और दूसरा क्या है? सवार पद। जात तो क्या होता था? वेतन का सूचक होता था, और सवार जो है घुड़सवार। देखिए मनसबदारी क्या थी, ये 10 से शुरू होती थी। किसी व्यक्ति को लोवेस्ट कम से कम 10 का मनसब मिलेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने का मनसब मिलता था? 10,000 का मनसब जो है उसे मिल सकता था। हालांकि 7,000 या 5,000 से ऊपर के मनसब जो है केवल और केवल किसको मिलते थे? राजकुमारों को ही मिलते थे, या कोई राजा का बहुत ही क्लोज हो तो उसी को मिलते थे। अब मनसबदार में दो शब्द आते हैं, एक तो जात और एक सवार। मतलब जैसे कि किसी को मान लो 10 का मनसब मिला है, तो 10 का मनसब मिला है मतलब उसका ओहदा क्या हो गया कि वो कितने सैनिक रख सकता है अपने साथ, तो वो सैनिक अपने साथ कितने रखेगा? 10। और उसके साथ साथ उसे कुछ घुड़सवार भी रखने होंगे। अब ये घुड़सवार जो है ये 10 से जो है कम भी हो सकते हैं, यानी 5, 7 कुछ भी हो सकते हैं, या 10 के बराबर भी हो सकते हैं, लेकिन कभी भी जो है ये 10 से अधिक नहीं हो सकते घुड़सवारों की संख्या। तो ये चीज़ आप याद रखिए। मतलब मनसबदार, जैसे मैं कहूँ 5,000 का मनसब दिया, मतलब वो कितने सैनिक रख सकता है? वो मनसबदार 5,000। अब घुड़सवारों की संख्या 5,000 भी हो सकती थी, 2,500 भी हो सकती थी, उससे कम भी हो सकती थी, लेकिन घुड़सवार कभी 5,000 से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो मनसबदारी व्यवस्था आपकी कितनी सैनिक शक्ति आप रख सकते हो अपने पास, ये दिखाता था, ये पद या ओहदा भी दिखाता था। तो अब आप बोलोगे कि मैम फिर इनको पैसा कौन देता था, इतने सैनिक अपने पास रखेंगे घुड़सवार? तो इनके लिए इनको जो है क्या दिया जाता था? एक जमींदारी क्षेत्र, एक जागीरदारी क्षेत्र दिया जाता था, एक भूखंड, कि यहाँ से आप राजस्व इकट्ठा करो और अपने सैनिकों को और उनका जो है एक तरह से वेतन वगैरह देखो। तो मनसबदारों को एक भू राजस्व क्षेत्र भी प्रदान किया जाता था। तो ये अकबर ने, और इनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता जाता था। जैसे आज इस भू राजस्व या इस गांव को जैसे इस मनसबदार को दिया हुआ है, फिर किसी का ट्रांसफर कर देंगे उस जगह, उसको हटा के कहीं और भेज दिया गया। तो ये कोई वंशानुगत नहीं होती थी कि एक बार जो क्षेत्र मिल गया परमानेंटली वहीं रहेगा, ऐसा नहीं होता था। तो मनसबदारी व्यवस्था एक तरह से जात और सवार, इसमें दो पद आते थे, ये याद रखिए।
बाद में इसमें जहांगीर ने चेंज भी किए थे, लेकिन वो अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब ये निबंधात्मक प्रश्न है, इनके उत्तर देने की सीमा 250 शब्द है। यहाँ है कि अभिलेख क्या होते हैं और ये किस प्रकार इतिहास पुनर्निर्माण में सहायता करते हैं। तो पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्रोत कौन से हैं? अभिलेख। अभिलेख क्या होते हैं कि किसी भी कठोर सतह पे कुछ लिखना। अगर उसको आपने किसी शिला पे लिखा तो वो बन जाएगा शिलालेख यानी रॉक इंस्क्रिप्शन। अगर आपने उसको किसी पिलर पे या स्तंभ पे लिखा तो वो बन जाएगा पिलर इंस्क्रिप्शन, स्तंभ लेख। अगर आपने उसे किसी ताम्रपत्र पे लिखा तो वो बन जाएगा ताम्रपत्र लेख। किसी गुफा पे लिखा तो वो केव इंस्क्रिप्शन या गुहा लेख। किसी मूर्ति पे लिखा हुआ है तो स्कल्पचर जो है इंस्क्रिप्शन बन जाएगा, मूर्ति लेख बन जाएगा। मतलब जहाँ पे आप कुछ लिखोगे जिस सतह पे, तो उसके नाम से ड्राइव हो जाता था। इसमें देखो, इन अभिलेखों में तिथियां लिखी होती थी, तो एक तरह से वास्तविकता, हमें थोड़े ऑथेंटिक लगते थे ये। समसामयिक होना, मतलब उस समय की घटनाओं से जुड़ा होना इनकी मुख्य विशेषता थी। अशोक के काल के हैं तो अशोक के काल की चीज़ें लिखी होगी, तो हमें पता चलेगा अशोक के काल की है, समुद्रगुप्त की है, चंद्रगुप्त की है, इस तरह से। भूतकाल में बचे हुए भौतिक अवशेषों के माध्यम से मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता था। भाई शिलालेख में कुछ लिख दिया, चीज़ें ऐसा ऐसा होता था साम्राज्य में, तो हम उनसे वही ना आर्थिक, राजनैतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, इन सब चीज़ों का बहुत विस्तार पूर्वक जो है अध्ययन कर सकते हैं अभिलेखों के माध्यम से। तो आप इस तरह से चार्ट बना के, ये तो आपने बता दिया कि अभिलेख के प्रकार कौन कौन से, फिर आप इनको एक एक को जो है विस्तार पूर्वक लिख सकते हैं कि किस प्रकार स्तंभलेख मदद करते हैं जानने के, और 4 एरियाज में जानने के लिए मदद करते हैं: आर्थिक क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में और सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में। तो इस तरह से आप सबका थोड़ा थोड़ा विस्तार विवरण दे देंगे। जहाँ पे आप किसी राजा का अभिलेख ऐड कर सकते हैं तो वहाँ पे आप उदाहरण के रूप में उस राजा के अभिलेख को भी ऐड कर सकते हैं। अथवा में आते हैं आपके जो ये प्रश्न है, आपको 2 करने होते हैं, 4 प्रश्न होते हैं। तो इसका दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। सवर्ण अवज्ञा आंदोलन क्या था, इसकी जो है पृष्ठभूमि बताना है और इसके परिणाम जो है बताने। सविनय, विनम्रता पूर्वक, अवज्ञा, आज्ञा का उल्लंघन करना, और इस तरह से क्या करना, आंदोलन। बस यही तो क्या था, सवर्ण अवज्ञा आंदोलन। सवर्ण अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है किसके साथ मानी जाती है, तो एक घटना के साथ मानी जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह। और ये नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ, तो ये हुआ 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930। साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक की 24 दिन की गांधी की यात्रा थी, और इसी के साथ नमक कानून का उल्लंघन करने के लिए गांधी ये यात्रा करते हैं और यहीं से सवर्ण अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो फरवरी 1930 में पूर्ण स्वराज प्राप्त करने के लिए सवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार गांधी को दिया जाता है। और दांडी मार्च से आंदोलन की क्या होती है शुरुआत। अब यहाँ पे आप दांडी मार्च को थोड़ा एक्सप्लेन करोगे कि कहाँ से कहाँ तक थी, गांधी के साथ 78 फॉलोवर्स अनुयायी थे, वो सब यहाँ पे आप बताएंगे। ठीक है, इसके बाद आंदोलन का कार्यक्रम क्या था। आंदोलन में नाम से ही पता है अवज्ञा का क्या करना है, उल्लंघन, मतलब आज्ञा का क्या करना है, उल्लंघन, अवज्ञा करनी है। तो गांव गांव पे नमक कानून तोड़ा गया। अब आप बोलोगे मैम कहीं पे नमक बनता ही नहीं था, तो कोई तटवर्ती शहर ही नहीं होगा तो कैसे नमक कानून तोड़ेंगे। तो वहाँ पे अलग अलग तरीके से, जैसे किसानों ने वहाँ पे लगान देना बंद कर दिया, चौकीदारी कर देना मना कर दिया। जनजातीय क्षेत्र के लोग हैं तो उन्होंने जो है अपने अधिकार वापस ले लिए, जो उन्हें जंगलों में जाना प्रतिबंध था। मतलब जहाँ जहाँ पे अंग्रेज़ों की जिस तरह से जो वर्ग आज्ञा का उल्लंघन कर रहा था, कर सकता था, उसने वैसे करना जो है यहाँ पे शुरू कर दिया। छात्र जो है उन्होंने अपने स्कूल कॉलेजेस से त्यागपत्र दे दिया। सरकारी कर्मचारियों ने उन दफ्तरों को छोड़ दिया। स्त्रियां जो है उन्होंने शराब, अफीम, विदेशी कपड़ों की दुकानों पे धरना दिया। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार होना शुरू हो जाता है, उनको जलाया जाने लगता है। सरकार को टैक्स देना यानी लगान देना बंद कर दिया। तो ये सारे कार्यक्रम हुए, यानी इस तरह से ये सवर्ण अवज्ञा आंदोलन व्यापक तौर पे पूरे भारत में चलता है, जिसकी शुरुआत किसके साथ होती है, दांडी मार्च के साथ। तो जब आंदोलन चल रहा था तो इतना व्यापक तौर से चला तो अंग्रेज़ों को भी डर लगा। तो उस समय जो भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन, वो गांधी को बुलाते हैं वार्ता करने के लिए। तो गांधी क्या करते हैं, इस आंदोलन को स्थगित कर देंगे और इरविन के साथ वार्ता करने जाएंगे, और उसी वार्ता से जो समझौता होगा उसे हम जानते हैं गांधी इरविन पैक्ट, या 5 मार्च 1931 का ये समझौता, गांधी इरविन समझौता के नाम से। और इसी के साथ यहाँ पे जो है 5 मार्च को ये सवर्ण अवज्ञा आंदोलन क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्थगित हो जाएगा। तो ये चीज़ भी आप याद रखिए, यहाँ पे आंदोलन स्थगित हो गया। और इस आंदोलन के बाद गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने कहाँ चले जाएंगे, लंदन चले जाएंगे। हालांकि वहाँ से उन्हें कुछ खास हासिल नहीं होगा, निराश होकर वापस लौटेंगे। तो इस सवर्ण अवज्ञा आंदोलन को वापस शुरू करेंगे गांधी दिसंबर 1931 में, और ये 1934 आते आते खत्म हो जाएगा। तो भारत का एक ऐसा आंदोलन था जो 2 चरणों में
चला था, ये भी आप याद रखिए। तो ये इसके परिणाम थे। इसके बाद भक्ति आंदोलन की विशेषताएं और उसके प्रभावों की विवेचना आपको करनी है। तो विशेषताएं अगर देखें तो सामाजिक समानता, वही भाई भेदभाव नहीं, छुआछूत नहीं, इस पे बल दिया। धर्म के बाह्य आडंबर और कर्मकांडों का खंडन किया कि ये पूजा पाठ, रीति रिवाज, तीर्थ यात्रा, मतलब व्रत करना, ये सब जो है इनको मना किया गया। इन कर्मकांडों का खंडन किया गया। एकेश्वरवादी विचारधारा का प्रचार किया गया कि एक ही ईश्वर है। अब चाहे आप उसको किसी भी रूप में मानो, राम के रूप में मानो, कृष्ण के रूप में मानो, अलग अलग जो रूप हैं, पर ईश्वर एक ही है। तो एकेश्वरवादी विचारधारा का प्रचार किया गया। लोक भाषाएं, वही स्थानीय भाषाओं में अपने प्रचार दिए गए। निवृत्ति मार्ग का विरोध किया गया, यानी ऐसा मार्ग जो आपको मोक्ष की ओर नहीं ले जाए, उस मार्ग की ओर नहीं बढ़ना है। तो ये सब जो है ये विशेषताएं थी और इनका प्रभाव यही पड़ा भी सामाजिक सौहार्द में वृद्धि हुई, सामाजिक समन्वय में वृद्धि हुई, मेल जोल की प्रवृत्ति आई। ठीक है, अब ये चीज़ें एकदम तो ख़त्म नहीं हुई, ऐसा भी नहीं हुआ कि हमारे समाज और धर्म में सारी कुरीतियाँ, सारी बुराइयाँ मिट गई, लेकिन हाँ, काफ़ी हद तक जो पहले जटिलता थी वो कम हुई। ये आप बता सकते हैं निष्कर्ष के तौर पे इसके प्रभाव में। इसके बाद इसका जो दूसरा क्वेश्चन है, जो 2 करने हैं आपको, कि क्या आप इस तथ्य से सहमत हैं कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों की जल निकास प्रणाली और नगर योजना, मतलब जल निकासी प्रणाली जो थी, नगर योजना की ओर संकेत करती है। तो किस प्रकार की भाई उन्होंने जो बनाया था सिस्टम, वो एक तरह से सिटीज़ की ओर आपको इंडिकेट करता है, वो बताना है। तो एक व्यापक और सुव्यवस्थित जल निकासी प्रणाली सिंधु के नगरों की या सिंधु घाटी के नगरों की एक बहुत ही अनूठी विशेषता है, जो विश्व के अन्य जो सभ्यताएं थी वहाँ अलभ्य है। वहाँ मतलब मेसोपोटामिया में देख लो आप, यूनान में देख लो, मिस्र में देख लो, सिंधु घाटी सभ्यता में जो हमें नगर नियोजन मिला है ना, ऐसा तो हमें और इसकी समकालीन सभ्यताओं में भी नहीं मिला। घर के कमरे, रसोई, स्नानागार आदि की निकास नालियाँ एक बड़ी नाली में मिलती थी, और वो बड़ी नालियाँ किसके पास होती थी? वो उन सड़कों के पास में इस तरह से बनी होती थी। ये हमने पहले भी देखा था डायग्राम में। अंततः एक सार्वजनिक नाली में मिल जाती थी, और ये नालियाँ बड़े हौद में खुल जाती थी। नालियों का प्रॉपर ढका होना, साफ सफाई, स्वच्छता, गंदगी नहीं फैले, मच्छर वगैरह नहीं फैले, ढका रखा जाता था। तो हाँ, बिल्कुल ये जो है एक सुव्यवस्थित जल निकासी प्रणाली थी जो नगर योजना की ओर संकेत करती है। बढ़िया से डायग्राम बनाएंगे आप, चीज़ों को हाईलाइट करेंगे आप, और एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से जो है यहाँ पे बताएंगे। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन रहता है मैप वाला, मानचित्र में। इसमें भी 2 आपके पास रहेंगे, आप कोई भी एक मैप जो है फिल कर सकते हैं भारत के मानचित्र में। तो यहाँ पे जैसे पहले है हमारे पास इंद्रप्रस्थ, बनावली, साबरमती और जो है बम्बई। इंद्रप्रस्थ जो है आपका कहाँ पे पड़ेगा? वही दिल्ली वाला जो क्षेत्र जिसको हम अब इंद्रप्रस्थ। बनावली ये आपका कहाँ पड़ेगा? हरियाणा, है ना। और उसके बाद साबरमती आपका कहाँ पे पड़ेगा? गुजरात में। और बम्बई आपका कहाँ पे पड़ेगा? महाराष्ट्र में पड़ेगा। उसके बाद अगला जो आपका मैप का रहेगा उसमें देखिए काशी, राखीगढ़ी, दांडी और जो है कलकत्ता। तो काशी आपका कहाँ पे पड़ेगा? यूपी में पड़ेगा। राखीगढ़ी का संबंध हरियाणा में है, और इसकी अभी और खोज हुई है, तो हो सकता है ये आने वाले समय में हड़प्पा का सबसे बड़ा नगर हो जाए, मोहनजोदड़ो की जगह। दांडी गुजरात में, अभी हमने पढ़ा भी था दांडी मार्च। और कलकत्ता कहाँ पे पड़ता है? वेस्ट बंगाल में पड़ता है ना। तो इस तरह से आपके भारत के मैप में पूरा इस तरह से बता सकते हैं कि कहाँ पे कौन सी चीज़ है। कलकत्ता हो गया, है ना, यहाँ पे इस तरह से, जैसे कि काशी हो गया। दिल्ली की तरफ यहाँ बता सकते हैं कि वो जिसको हमने पढ़ा था इंद्रप्रस्थ। साबरमती आपको यहाँ गुजरात की तरफ मिलेगा, साबरमती। दांडी भी गुजरात का एक शहर है, ठीक है। बम्बई आपको कहाँ पे मिलेगा? महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा बम्बई। तो ये जो सारे नगर थे, तो इनको आपको याद रखना है। कलकत्ता देख लिया, दांडी, राखीगढ़ी, काशी, हमने ये सब देख लिया। उसके बाद साबरमती, बनावली, एक और हमारा रह गया बनावली वाला, वो देख लेते हैं कि ये हमारा कहाँ पे पड़ेगा। बनावली आपका यहीं पे हरियाणा में पड़ता है, तो यहाँ आ जाएगा बनावली। तो इस तरह से आप मैप पे इनको भर देंगे। आपको बस स्टेट याद रखनी होती है कि कौन से स्टेट में, और उस तरह से आप उसको मैप में इंडिकेट कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण चीज़ों को अंडरलाइन करना है एग्जाम में, अंडरलाइन करना नहीं भूलना है। जहाँ पे हेडिंग्स बन सकती है वहाँ पे प्रॉपर हेडिंग बनानी है और फिर उसको एक्सप्लेन करना है। जहाँ पे आप मैप बना के उस चीज़ को शो कर सकते हो, जैसे कि मगध आ गया तो मगध का मैप बना के शो कर दिया, या कोई ऐसी जगह आ गई तो मैप बना दीजिए, छोटा सा रफ मैप बना दीजिए। जहाँ पे आप एरो डाल के बना सकते हैं, पॉइंट्स में लिख सकते हैं, वहाँ पे पॉइंट
पॉइंट में लिखिए। बड़े जो उत्तर होते हैं वहाँ पे निष्कर्ष लिखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि निष्कर्ष ये दिखाता है कि आपने क्वेश्चन को क्या समझा, आपका जो है लास्ट में क्या एक तरह से निष्कर्ष रहता है। थोड़े बहुत अगर कहीं पे एरो चार्ट्स वगैरह बन सकते हैं तो वो भी बना सकते हैं। इस तरह से मतलब एक प्रेजेंट आप अच्छा कर सकते हैं अपने क्वेश्चन पेपर को। आंसर तो सभी लिखते हैं, लेकिन आंसर को आप कैसे लिखते हैं कि वो अच्छा एक प्रेजेंटेशन दे, तो उससे भी आपके मार्क्स जो है और अच्छे आ सकते हैं। तो इस तरह से आप पूरा जो है क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, आप सभी को धन्यवाद।